यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पीछे के दो पार्ट्स में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। आपको पता है सिलेबस में से 11 क्वेश्चंस जो है 150 में से वो थर्मोडायनेमिक्स का आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी वो मैक्सवेल रिलेशनशिप का है। मैक्सवेल रिलेशनशिप के लिए 4 स्टेट फंक्शन होते हैं, इंटरनल एनर्जी, एच, ए एंड जी, एंड इनके ये फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होते हैं। ये जो चारों आपको दिख रहे हैं वो है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस और इन्हीं से मैक्सवेल रिलेशन बनते हैं। तो पहले आपको बताते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस बनते हैं कैसे। आपको एक स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर के चारों कोनों पे लिखना है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य एस, प्रकाश पी, वी वापस इस साइड में आना चाहिए और टायर्ड और दो एरो लगाने हैं वो नीचे की साइड में लगाने हैं। अब आपको जो फंक्शन है स्टेट फंक्शन वो सीक्वेंस से लिखना है। हे गॉड ए यू, ए एच एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई ओ या फिर यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एच के लिए हम देखते हैं फंडामेंटल इक्वेशन। तो एच के दोनों तरफ पी और एस है तो डीपी और डीएस हो गया। पी के डायगोनल पे वी है उसी डायरेक्शन में है और एस के डायगोनल में टी है उसी डायरेक्शन में है, तो ये वी डी पी प्लस टी डी एस, ये डीएस का फंडामेंटल इक्वेशन बन गया। इसी तरह आपको अगर डीजी का जी का फंडामेंटल इक्वेशन चाहिए तो इसके दोनों तरफ पी और टी है तो डीपी डी लिख देते हैं। पी के डायगोनल पे वी उसी डायरेक्शन में, बट टी के डायगोनल पे एस है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसे माइनस आया है, और ये डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी बन गया। ऐसे ही अगर आप ए के लिए फंडामेंटल इक्वेशन देखना चाहें तो टी और वी यहाँ पर दो वेरिएबल है तो डी टी एंड डी वी लिख दिया। टी के डायगोनल पे एस है, ऑपोजिट है तो माइनस, और वी के डायगोनल पे पी है तो एरो के ऑपोजिट है, जैसे ये भी माइनस और ये डी ए इक्वल टू माइनस पी डी माइनस एस डी टी बन गया। इसी तरह आप डीई के लिए भी या फिर डी यू के लिए भी फंडामेंटल इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। ई के दोनों तरफ एस एंड वी है तो डी एस डी वी लिख दिया। एस के डायगोनल पे जी है उसी डायरेक्शन में है, सॉरी टी है उसी डायरेक्शन में है, और v के डायगोनल पे p है उसी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ गया। तो ये डी का फंडामेंटल इक्वेशन बन गया। फंडामेंटल इक्वेशन बनने के बाद में ये मैक्सवेल रिलेशन बनते हैं। तो चलो बताते हैं आपको कि किस तरह मैक्सवेल रिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम डीजी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो डीजी वीडीपी माइनस एस डी टी है। अब डीपी देखो ये वेरिएबल है ना, तो जी का पी के रेस्पेक्ट में और फिर टी जी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके और डीपी डी एक साथ लिख देते हैं। अब देखो v वाला जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो v वाली डेरिवेटिव टर्म जो है वो डेल जी अपॉन डेल पी के इक्विवेलेंट है, और माइनस एस वाली जो डेरिवेटिव टर्म है वो डेल जी अपॉन डेल टी के इक्विवेलेंट है। अब इनके क्रॉस डेरिवेटिव है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये इक्वेशंस मिलती है, और एग्जैक्ट फंक्शंस होते हैं ये एच ए जी यू। तो एग्जैक्ट फंक्शन के क्रॉस डेरिवेटिव इक्वल होंगे, इस जैसे इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल है तो एक मैक्सवेल रिलेशन बन गया। इसी तरह आप तीनों ही इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ डिराइव किया है ये सब कुछ। ऐसे ही चलते हैं हम। अब इनमें देखिए आप कौन सा इक्वेशन राइट है या कौन सा रॉन्ग है। तो इसके लिए आप पहले से ये चारों रिलेशन जो है रटने के बजाय आप ये 2 मिनट का काम है, डिराइव करके रख सकते हैं और फिर उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो फर्स्ट वाला इसमें मैच होता है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एस कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड वाला इसमें मैच हो रहा है, डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू डेल वी डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड वाले का अभी लोचा चल रहा है, वो इसमें कहीं मैच हो नहीं रहा है। और फोर्थ वाला जो है वो डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 मैच हो रहे हैं लेकिन 3 मैच नहीं हो रहा है, और वही पूछा है अपने को क्वेश्चन में कि which thermodynamic function does not follow or represent Maxwell relation। तो यहाँ आंसर नंबर 3 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है
एक तरह से ये जो क्वेश्चन है वो वैसे तो फेज इक्विलिब्रिया का है, लेकिन ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये एंट्रोपी का ही क्वेश्चन है और एंट्रोपी से डेराइव हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी आता है, एंट्रोपी कंटेंट सेकंड लॉ का ही होता है। ये देखो, ये जो आपका सेकंड यूजी लेवल का जो सिलेबस है उसमें एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम है, उसमें एंट्रोपी सेकंड लॉ का कंटेंट। एक्चुअल में ये क्लॉस-गेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो कंडीशंस है उनका पता आपको जब इसके डेरिवेशन को हम की ओर चलते हैं तब चलता है। तो इसका ये एक्चुअल में इक्वेशन है ln P2/P1 LHV/R1/T1 - 1/T2। तो जब आप इसका डेरिवेशन देखोगे ना तब एक्चुअल में पता चलेगा कि यहाँ पर कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो होती है। अभी भी आपने फंडामेंटल इक्वेशन डेराइव की dg = vdp - sdt, तो टू स्टेट ले लेते हैं, वन स्टेट के लिए dga, सेकंड के लिए dgb, dga के लिए vadp - sadt एंड सेकंड के लिए vbdp - sbdt। तो यहाँ पे dgb = dga इक्वल होगा कब? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजिंग जीरो होती है, डेल्टा जी जीरो है। तो जैसे दोनों साइड की स्टेट के गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजिंग जीरो होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हमने v वाली टर्म एक साइड में और s वाली टर्म एक साइड में कर ली, तो ये अपने पास आ जाता है dp/dt = sb - sa डेल s आ जाएगा और vb - va डेल v आ जाएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है वो Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। तो यहाँ आप ये वैल्यू रख दोगे और Q रिवर्सिबल क्या है? Q रिवर्सिबल रिवर्सिबल भी कोई भी प्रोसेस हो रही है, चाहे वेपोराइजेशन हो रहा हो चाहे फ्यूजन हो रहा हो, तो उसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है। ये वैल्यू अगर आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो डेल्टा एच वी अपॉन टी इंटू डेल्टा वी, और आइडियल गैस के लिए PV = RT होता है, P डेल्टा V = R डेल्टा T हो जाएगा और डेल्टा V = R डेल्टा T अपॉन P। ये वैल्यू अगर आप यहाँ रख देते हैं तो डेल HV अपॉन R डेल्टा T इंटू T और ऊपर की साइड में P आ जाएगा। अब आप P को लेफ्ट साइड में ले जाओगे और DT को राइट साइड में ले आओगे तो ये अपने पास एक इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म जनरेट होती है। इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म की ओर आप थोड़ा इसी पेज पे ऊपर की ओर देखें, 1/p इंटू dp/dt ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ एक कंडीशन भी जनरेट करी है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए कि जो हमने Vb - Va लिखते हैं ना वो डेल्टा V, तो यहाँ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड के वॉल्यूम के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है, तो VL को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। इस वजह से यहाँ TVG भी लिखा जा सकता है और यहाँ सीधा हमने Vg की जगह फॉर्मूला लिख दिया RT/P आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आप ये देखो इक्वेशन में अब आप इसको इंटीग्रेटेड करोगे और इनके वेरिएबल्स को एक्सचेंज करके तो आपके पास लास्ट जो फाइनल इक्वेशन आती है, क्योंकि 1/p इंटू dp का इंटीग्रेशन dlnp और 1/t का t के 1/t² का t के रेस्पेक्ट में 1/t आएगा माइनस के साथ, जैसे ये इक्वेशन आपको दी हुई सामने होता है, ये राइट है। हमने आइडियल गैस माना है तो जैसे सेकंड वाला भी थर्ड वाला ऑप्शन जो है वास्प एक आदर्श गैस है, ये भी राइट माना जा सकता है। और यहाँ पर फोर्थ वाली कंडीशन हमने अप्लाई करी है, जैसे इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, डेल्टा HVP तापक्रम पर आश्रित होता है, ताप के साथ डेल्टा HVP पे चेंज नहीं होता है। ये वो बात है जो हमने बताई है फोर्थ ऑप्शन में कि हमने नेग्लिजिबल कैसे माना था। तो इस तरह यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये डेल्टा H वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है जो चेंज नहीं होता है जब तक कंप्लीटली लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है वो देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि डेल्टा H और डेल्टा G में रिलेशन कौन सी इक्वेशन बताती है। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है तो आपको सीधा सा पता है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसका राइट आंसर होगा और ये इक्वेशन सीधा सीधा रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको CP से रिलेटेड कंडीशंस बताता है कि CP
देखो, जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, जब आप किसी भी सब्सटेंस में कुछ अमाउंट हीट की देते हो तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी है और सी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इसके दो केस बनते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, प्रेशर के लिए डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम के डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। सॉरी, यहाँ पर पी नहीं है, वी है। तो ये सीपी अपॉन सीपी एंड सीवी के फॉर्मूले हो गए। अब आप यहाँ पर इसमें देखें ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सीपी की जो कंडीशन दी जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे दी जाती है, राइट है। ये गैस हो चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, सब पे अप्लाई होता है। कंपोजिशन कांस्टेंट होना चाहिए तभी टेम्परेचर का पता चलेगा। सिस्टम होमोजेनस होगा तभी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पता चलेगा। कब पता नहीं चलेगा, जब सिस्टम विस्मांगी है, हेटेरोजीनियस है। इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन जो, उसमें पूछा कौन सी कंडीशन जो है इसमें सीपी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसमें ये आपकी ए बी सी ई ये कंडीशन से अप्लाई होती है हेटेरोजेनस को छोड़कर, जैसे इसमें राइट आंसर 3 वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि उष्मागतिकी किस नियम में ये कहा है कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा का चालन नहीं होता। एक्चुअल में ये सेकंड लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ तो हीट का ट्रांसफर अपने आप होता है, उसके बारे में कहता है। सेकंड लॉ कहता है विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के नहीं होता। जो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है ये काम होता है एक्सटर्नल एजेंसी का। तो ये सेकंड लॉ इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, आइसोटोप कंडीशन में, सॉरी आइसोथर्मल कंडीशन में जो उष्मा है वो क्या करती है, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी नहीं क्योंकि आइसोथर्मल है। ये सारे ऑप्शन देखने पे केवल थर्ड ऑप्शन आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें सीधा सा आपको पता है कि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आएगी, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अपने सिलेबस में है। एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसके दो फॉर्मूले हैं वो सीधे सीधे आपको रट लेने। एक तो डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन और सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। ये ध्यान रखना, v है तो v2 अपॉन v1 वाली टर्म आएगी, p है तो p1 अपॉन p2 वाली टर्म आएगी। इसको p2 अपॉन p1 में कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन आएगा। तो इसमें से आपको चेक कर लेना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये इसमें थर्ड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है तो T2 अपॉन T1 ln1 जीरो हो जाता है, वो तो आएगा ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सीधे सीधे ही जीरो हो जाएंगे। देखो ये जीरो क्यों है, क्योंकि T2 अपॉन T1 इक्वल है, तब उस केस में ln1 आ जाएगा, ln1 जीरो होता है। तो या तो रहेगा आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर रहेगा आर एल एन पी वन अपॉन पी टू, या फिर माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। तो पी वन पी टू वाली टर्म तो इसमें है नहीं, तो आर एल एन वी टू अपॉन वी वन होगा। ये ऑप्शन तब होता लास्ट वाला जब माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में बताता है। एक्चुअल में सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग तो होता है जीरो। डेल्टा जी और डेल्टा एस कभी भी जीरो नहीं होता। उसका फॉर्मूला आपको सीधे ध्यान रख लेने हैं, एनआरटी समेशन NiLn xi, और इसमें RL NiLn xi देता है। तो ये कह रहा है कि डेल्टा एस तो आइडियल जैसा है और डेल्टा एच नॉन जीरो। इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूशन आइडियल तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो सीधे से खारिज होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है। फिर जैसे इसके नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच की कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा एच की यहाँ एक्चुअल में कंडीशन है नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। आप देखो डेल्टा एस तो इसमें पॉजिटिव होगा ही क्योंकि एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होती है, और डेल्टा जी जो है उसको नेगेटिव होना चाहिए। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो डेल्टा जी के नेगेटिव होने के लिए अब अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि आइडियल तो है नहीं, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं है तो आइडियल तो होगा नहीं। और नियमित और अनुत्रित ये कोई वैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नियमित कोई रेगुलर सॉल्यूशन कोई टर्म ही नहीं होती। तो डेल्टा एच नेगेटिव इसमें होना चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तभी बॉन्डिंग अच्छे से होगी, और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मीनिंग है ए और बी को मिक्स करेंगे तो ए बी जब बनेगा वो थोड़ा अच्छे से मिक्स होगा, यानी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी।
राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का कहता है P इक्वल्स टू PA प्लस PB, और जब डेविएशन होता है इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव तो कहते हैं PA और PB के इक्वल नहीं होता है, या तो ये ग्रेटर होता है या लेस होता है। ग्रेटर तो तब होता है जब इनमें आपस में अच्छे से बनती नहीं है, और लेस तब होता है जब आपस में अच्छे से बनती है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऊपर तब जाएगा ना जब बॉन्ड अच्छे से नहीं बनेगा। तो यहाँ बॉन्ड अच्छे से बना हुआ है तो डेल्टा H नेगेटिव तभी हो पाएगा। इस वजह से ये P लेस देन PA प्लस PB होगा जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो वैसे रॉन्ग पूछा हुआ है, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, इसको डिफरेंस पूछना चाहिए डेल्टा H और डेल्टा E का। तो चलते हैं एक बार सोल्व तो कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन में देखो आप SO2 बनी है SO3 बनी है SO2 एंड O2 से, और यहाँ डेल्टा N है माइनस हाफ, ठीक है। यहाँ माइनस हाफ RT आ जाएगा, डेल्टा E इस तरफ चला जाएगा तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू माइनस हाफ RT। तो माइनस हाफ RT एक्चुअल में इस डिफरेंस का आंसर है जो सेकंड होगा। इस जैसे CP माइनस CV ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसका। आइडियल केस के लिए CP माइनस CV R होता है, नॉन आइडियल के लिए अलग होता है जो इसमें ऑप्शन नहीं है, इस जैसे इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखो आप, एंट्रोपी से रिलेटेड है, तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें राइट आंसर थर्ड होगा, क्योंकि रुद्धोष्म का मतलब क्यू रिवर्सिबल जीरो हो गया ना, तो ये तो जीरो हो गया, और बाकी इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर दिया हुआ है, और जो अभी इसने CP माइनस CV गलत पूछ लिया था ना, एक्चुअल में यहाँ पूछा डेल्टा H माइनस डेल्टा E। तो ये स्थिर दाब और स्थिर पर अभिक्रिया उष्मा और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया उष्मा है, तो डेल्टा H और डेल्टा E से रिलेटेड टर्म है। अभिक्रिया उष्मा है, उष्मा धारिता नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मोल्स में आपको डिफरेंस देखना है, गैसियस सब्सटेंस देखने हैं, लिक्विड पे ध्यान देना ही नहीं है। डिफरेंस 3 आ रहा है और 3 इंटू 8.3, तो यहाँ पर इसमें केल्विन आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आंसर आ रहा है वो आंसर 8.3 से करोगे तो वो माइनस 7.47 ही आएगा। 314 से कैलकुलेट करते हो तो एग्जैक्ट आता है, तो इसके इक्विवेलेंट तो आई गई ना, तो जैसे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कह रहा है कि आइडियल गैस है और ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो डेल्टा H क्या होगा इसमें। अब देखो डेल्टा H डेल्टा E प्लस डेल्टा NCRT होता है। आइडियल गैस के लिए ओनली इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, तो डेल्टा E तो पहले से जीरो, डेल्टा NG यहाँ ये गैस एक्सपेंड हो रही है तो जीरो है, इस वजह से डेल्टा H इसका जीरो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक इमेजिनरी रिएक्शंस कह रहा है, इसमें हाफ A23/2 B2 और AB3 बन रहा है। डेल्टा H इसके लिए -20 kg। देखो थर्मोडायनेमिक्स के जो ये न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो कभी हार्ड नहीं आते हैं, बट इसमें जो लोचा चलता है एक तो साइन का और एक आप किलो है उसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तब ये होता है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G को डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर कब होगी, ये किस टेम्परेचर पे होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप डेल्टा H जो है -20 इंटू 1000 है, ये ध्यान रखना, और T डेल्टा S का मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस, तो ये आ रहा -40। तो -40 को आप किस से मल्टीप्लाई करो कि 20,000 आ जाए, तो 500 आ जाएगा। तो 500 से मल्टीप्लाई करते प्लस का 20,000 माइनस के 20,000 से जीरो बनाएगा, तो जीरो डेल्टा G इक्वल टू 0 500 केल्विन पे आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, कोई लिक्विड है और वो बॉईल हो रहा है और उसका एंट्रोपी चेंजेस पूछ रहे हैं। डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन T आपको पता है, बट आपको पता है डेल्टा H वेपोराइजेशन जो है वो मोल में नहीं दी हुई है, पर ग्राम में। 1 मोल में H2O के 1 मोल में 18 ग्राम होंगे, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2 18 होंगे ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आती है 37,300 जूल में, किलो जूल में। तो इस किलो का स्पेशली ध्यान रखना, इसको केल्विन से
डिवाइड कर दोगे तो ये 0.1 के समथिंग आएगा, क्योंकि किलो जूल में आंसर पूछ रहा है, ये किलो जूल का ध्यान रखना भाई। जूल में होता तो हम 100 के समथिंग ये वैल्यू लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो डेल्टा जी की उस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अकॉर्डिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन डेल्टा एच के अकॉर्डिंग राइट नहीं है। अब डेल्टा एस वाली टर्म कैलकुलेट करके देखते हैं, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, और इसको टी से डिवाइड करने पर फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपको पूछ रहा है कि मैक्सवेल रिलेशन इसमें कौन सा है। अब देखो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर फॉर्मूले थोड़ा सा भी ध्यान है तो फर्स्ट इक्वेशन क्लासेस क्लेप्टोव इक्वेशन है और सेकंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज है, और इसमें थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन कोफिशिएंट एक्चुअल में दाब के साथ ताप में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और गैस का एक्सपेंशन होता है हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर, तो ताप में आपको क्या देखने को मिलती है, ताप में आपको कमी देखने को मिलती है। इसे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा डिटेल में समझो तो इस तरह समझ सकते हो जो आपके सामने। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है। गैस है, पोरस प्लग से इसमें एक्सपेंशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है। आइसोएंथैल्पिक, एंथैल्पिक भी बोलते हैं। एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो डीएच 0 होगा, और ये कुछ जूल थॉमसन कोफिशिएंट कुछ गैसेस के जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। तो यहाँ पे μ नेगेटिव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है 0 है। और 20 क्वेश्चन जो 20 नंबर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसके लिए अप्लाई होगी जब डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस क्राइटेरिया अगर आप लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। 21 आपको कैलकुलेट करना है वर्क। अब देखो वर्क में स्पेशली वैक्यूम का ध्यान कर लेना, बाकी सब कंडीशन दी हुई, वैक्यूम दिया हुआ है तो वो वर्क ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि निर्वात में गैस का प्रसार 0 कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहे हैं कि लिक्विड को, वेपर को आप आइडियल गैस मानते हुए अगर इसका बॉइलिंग करवा रहे हो, तब इसके लिए आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच में ये रिलेशन होता है, और आपको वाष्पीकरण की उसमें दी हुई है, ठीक है। अब देखो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एन 1 आ रहा है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस आर टी। डेल्टा एच 41 किलो जूल है, किलो का लोचा है, ये ध्यान रखना। 41,000 में से कुछ कम करोगे तो वैल्यू इनमें से ऑप्शन में केवल फर्स्ट ही है, और तो बाकी 41,000 से नीचे या ऊपर है। नीचे, बहुत नीचे भी नहीं जाना, आपको पता है 373 कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेल्टा जी और डेल्टा एच से रिलेटेड है। गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी सीधा सीधा है कि 0 का टेम्परेचर केल्विन 0 होगा तो डेल्टा जी डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 24 वो आपको बता रहे हैं कि NO2 का NOO2 में तो नहीं हो सकता है, लेकिन N2O2 में हो सकता है। N2 के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका स्टेटमेंट भी राइट है, रीजन भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहे हैं कि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आयोडीन का ये है, सब्लिमेशन ये है, तो क्या होगा, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन में ये रिलेशन होता है, तो इससे आपको पता चल गया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 26 में एंट्रोपी में वृद्धि केवल फोर्थ ऑप्शन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो ये देखो क्या पूछ रहा है, मानक समवन उष्मा डिफरेंस स्टेट का पता होना चाहिए। नाइट्रोजन की डिफरेंस स्टेट और ऑक्सीजन की गैसेस होती है, बाकी ऑप्शन में ये डिफरेंस स्टेट का मतलब वो स्टेबल रहती है स्पीसीज, वो है, उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट 28 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में जो है ना, हेसियस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, एक बार लॉ को एक बार कंक्लूजन के तौर पे देख लो। ये कहता है किसी भी रास्ते से आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ, वहां पर टोटल जो हीट कंटेंट है वो सेम रहेगा, जैसे इस एग्जांपल में सेम है -94.06 के समथिंग। तो ये हेसियस लॉ का वैसे है थर्मोडायनामिक्स में, इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो
हेसिस लॉ के। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ आपको इक्वेशंस बनानी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो दिया हुआ क्या है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हीट ऑफ फॉर्मेशन H2 एंड CO2 का दिया हुआ है, तो इसके इक्वेशंस बना लो H2 गैसियस स्टेट में, और यहाँ H2O का कंप्लीट कंबशन हीट इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो इसे आप फॉर्मेशन भी कह सकते हो और ये कंबशन ऑफ वाटर भी कह सकते हो। दोनों यहाँ कंडीशन अप्लाई होती है इसके लिए, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है ना हाइड्रोजन का। ऐसे ही CO2 के फॉर्मेशन के लिए आप इक्वेशन लिखोगे C, नेचुरल स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में सॉलिड होता है ग्रेफाइट की फॉर्म में, आपको पता है, तो वो आपको लिखना है C सॉलिड प्लस O2 एंड CO2। तो यहाँ भी CO2 का फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी और कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी माना जा सकता है, कार्बन माना जा सकता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको ध्यान से देख लेनी है। -241.8 किलो जूल पर मोल H2O के फॉर्मेशन की है और 191.5 किलो जूल पर मोल CO2 के फॉर्मेशन की है। ये थोड़ा केयरफुली आपको देख लेना है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एल्कोहल का यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है ऑक्सीजन के साथ, यानी उसका कंबशन दिया हुआ है एल्कोहल का, और पूछा क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन पूछा है। तो कंबशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन पूछा, तो रिएक्शन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यू भी ध्यान रखना है, इसके साइन स्पेशली इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व करना इतना कठिन नहीं होता जितना इसके साइन पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो यहाँ जो नेक्स्ट गिवन कंडीशन है वो एल्कोहल वाली है। C2H5OH लिक्विड है, 3O2 गैस है, 3H2O गैस एंड 2CO2 गैस, ये गिवन कंडीशन है। क्योंकि कंबशन होगा तो H2 लिक्विड बनेगा नहीं ना, गैसियस फॉर्म में वेपोराइज रहेगा। तो ये हमने लिख ली। पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन करेंगे क्या क्या करना है अपने को। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो आपको ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना होगा। जो गिवन कंडीशन है और जो हमने बनाई है उसमें डिफरेंस क्या है, उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको रिवर्स करना होगा क्योंकि ये कैंसिल होने हैं, और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे स्पेशली ध्यान आपको साइन का देना है। अगर साइन का लोचा हो गया तो न्यूमेरिकल पूरा का पूरा मेहनत में पानी फिर जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं होते हैं, और फिर आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो CO2 एंड H2O फाइनल इक्वेशन में 3H2O एंड 2CO2, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपको 3 से और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी है, ये अपने पास कैलकुलेट करके रख लेनी है। और जो गिवन कंडीशन है उसकी वैल्यू दी हुई है -1234.7 किलो जूल पर मोल, तो इसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो पहले तो ये लिख लो 3H2O प्लस 3CO2, इन दोनों को ऐड कर लो, 3H2O प्लस 3CO2 और राइट साइड में 3O2 और C2H5OH, इसको रिवर्स करके लिखना होगा क्योंकि ऊपर वाली दो को ऐड करके नीचे वाली को रिवर्स करना होगा। और ये हमें पूछा है वैसे एक्चुअल में पूछा है कि एलिमेंटल स्टेट से C2H5OH कैसे बनेगा, ये अभी आ जाएगी अपने पास इक्वेशन। इसको तो रिवर्स किया हमने और ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, पहली को 3 से, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ -1234.7 किलो जूल में से को प्लस में करना है, और उसके बाद में ये जो दो वैल्यू दी हुई है माइनस की, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगी, ये एज इट इज है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो यहाँ तो दिया हुआ ऑप्शन है नहीं, इस जैसे क्वेश्चन को डिलीट किया गया, ये डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 29 ये कह रहा है कौन सी ऑप्शन में डेल्टा जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होती। इसके लिए इस आप टेबल को थोड़ा ध्यान से देखो। टेबल आपको बता रही है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस की किन किन कंडीशन में तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, किन कंडीशन में ये डेल्टा जी डिपेंड करेगी। तो कंडीशन टेम्परेचर है जो आप राइट साइड में देख सकते हो,
लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, दोनों के साइन पॉजिटिव है। जब दोनों के साइन नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, और बाकी कंडीशंस भी आप देखो। इसमें राइट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको पता ही है, इसमें आ जाएगा डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच लार्ज एंड पॉजिटिव, बट स्पॉन्टेनियस के लिए मेरे अकॉर्डिंग मोर एक्यूरेट आंसर इसमें फर्स्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। ये सेकेंड ऑफ, ये एक बार थोड़ा फिर से देख लो, ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नेक्स्ट 29 में कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया ना, ये तो हिंदी का ही है। और 30 वाला ऑप्शन है सेकेंड, लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी में वृद्धि होती है। 31 कह रही है कि NH4NO2 को घोलोगे तो डेल्टा एस तो बढ़ेगा ही, टुकड़े होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। और डेल्टा एच जो है, जब विलियन ठंडा होता है ना, तब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तब हमें कूलिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट, तो क्या होते हैं वो, डिफरेंस स्टेट है, हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। और डेल्टा ई, तो देखो यहाँ पर आपको ये कंबसन की इक्वेशन लिखनी होगी। CH4 का कंबसन हो रहा है, O2 की प्रेजेंस में कितने O2 चाहिए वो पता चल जाएगा। अभी कंप्लीटली CO2 H2 बनेंगे। तो यहाँ अब आपको गैसियस मॉलिक्यूल ओनली कंसीडर करने हैं। प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल ओनली 1 है, नंबर कह दो चाहे मोल कह दो। रिएक्टेंट में O2 के 2 मोल चाहिए क्योंकि H2O2 होगा। डेल्टा N होता है Np माइनस NR, प्रोडक्ट के 1 है, रिएक्टेंट के 3 है तो -2। इस वजह से डेल्टा H और डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT होता है। ये माइनस आया तो -2 RT, इट मीन्स डेल्टा H स्मॉल वैल्यू, डेल्टा E लार्ज वैल्यू।